नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो स्थिति है वो संतोषजनक तो नहीं है, क्या पर्याप्त है ये भी नहीं कहा जा सकता। आए दिन हम ऐसी कई खबरें देखते हैं जिनसे हमें दो चार होना पड़ता है, जिसमें मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ता नजर आता है। एम्स जैसे देश के बड़े अस्पताल के बाहर का नजारा किसी भयावह दृश्य से कम नहीं है, जहां कई गंभीर रोगों से जूझने वाले मरीज अपने इलाज का इंतजार करते करते दम तोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने इलाज का नहीं बल्कि मौत का इंतजार करते हैं। वैसे में ही सवाल यह है कि क्या हम मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के बूते कोरोना महामारी या भविष्य में ऐसी चुनौतियों से जंग लड़ पाएंगे। भले ही सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल तैयार किए हैं, बड़ा निगरानी तंत्र बनाने की दिशा में तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी गुणवत्ता और खर्च के आधार पर देखा जाए तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर कमतर ही है। यही वजह है कि आज स्वस्थ भारत का निर्माण बड़ी चुनौती बन गई है। यह हैरानी की बात है कि हम अपनी कुल जीडीपी का 2% भी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च नहीं करते। 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश के लिए यह रकम ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का वैश्विक स्तर 6% माना गया है। लेकिन नई स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत ने 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च जीडीपी का 2.5% करने का लक्ष्य रखा है। अब ये 6% का आंकड़ा कब भारत हासिल करेगा ये कोई नहीं जानता। तो तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। वाकई में हमेशा हर बार कोई नया सवाल मिल ही जाता है और कई तरीके की तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां अस्पतालों के बाहर मरीजों को दम तोड़ते हुए देखा जाता है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या भारत इतना मजबूत है, क्योंकि जीडीपी को लेकर जितनी बात हो रही है, जो दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, क्या वो पूरे भी होते हैं। तमाम सवाल जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डायरेक्टर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पीजीआई लखनऊ से डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर नरेश, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तमाम वादे किए जा रहे, दावे किए जा रहे, लेकिन बड़े अस्पतालों को लेकर ही हम बात कर लें, जो सबकी नजरों में ऐसे अस्पताल हैं कि यहां पर जाएंगे तो बच ही जाएंगे, मरीज उन अस्पतालों के बाहर दम तोड़ता नजर आता है। ऐसे में क्या भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरी के दावे किए जाते हैं और जो कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ये सही साबित हो रहे हैं? हमें जाननी पड़ेंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक हमारा जो हेल्थ बजट जीडीपी का बढ़ेगा नहीं, इट इज हार्डली 1.1 और 1.2%। जो विकसित देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो अप टू 5 to 10 to 12% तक खर्च कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बड़े शहर, छोटे शहर, कस्बे, गांव, सब कुछ है। एक और सच्चाई मैं स्पष्ट कहूंगा, जहां तक डॉक्टर्स की बात है, डॉक्टर्स की तादाद थोड़ी कम हम जरूर करेंगे, लेकिन हमारे देश में सबसे काबिल डॉक्टर हैं। ये आपने जो कोरोना की सेकंड वेव है उसमें देखा होगा किस तरीके से डॉक्टरों ने पूरी जान लगाई थी और अच्छे से लड़ाई की। जब तक हम अपना जो बजटरी आउटलेट बढ़ेगा नहीं, नंबर 1, नंबर 2, आप ये भी जानती हैं कि हिंदुस्तान में छुटपुट करप्शन वगैरह चलता है। तो एक तरफ तो हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहां अच्छे डॉक्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर्स के सिर पे अगर 100 पेशेंट खड़े होंगे सामने तो कितनी अच्छी डॉक्टरी कर पाएगा आप सोच सकते हैं। कितनी जल्दी वो ऑपरेशन की तारीख देगा, अगली तारीख देगा, आप सोच सकते हैं। दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका बेसिकली इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। जिस कॉर्पोरेट अस्पताल का 100, 200, 300 करोड़ रुपया लगा हुआ है, उनके दिमाग में आप खुद सोच सकती हैं, चाहे वहां का डॉक्टर जितनी मर्जी अच्छी डॉक्टरी कर ले, बेसिकली इट इज ए इन्वेस्टमेंट, इट इज ए, ये पूंजी लगी हुई है, उस पूंजी से कितना पैसा निकाला जाएगा उस तरह सोचा जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ का खेल होना चाहिए। एक तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति डेफिनेटली सुधरनी चाहिए, जहां काबिल डॉक्टर जरूर हैं, काबिल नर्सेज जरूर हैं, सब कुछ है, लेकिन पर अगर इतने ज्यादा वजन उन पे रहेगा तो मरीज को कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे। यही एक वजह है जो आम जनता डॉक्टरों से नाराज रहती है कि डॉक्टर साहब आपने समय नहीं दिया, वो कैसे समय दिए। और दूसरी तरफ कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी जरूर बननी चाहिए जिस तहत कि जो 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 ये प्राइवेट या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, इसमें कुछ बेड्स
कहने को रिजर्व हमेशा रहते हैं, उनको अच्छे से लागू किया जाए, तभी हम कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो इंडिया मेडिकल वर्ल्ड का, टूरिज्म वर्ल्ड का बादशाह बन सकता है अगर हमारी जो काबिल जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी सेवाएं अच्छे से दी जाएं। तो मैं कहता हूँ कोई दुनिया का मरीज हमारे देश में आना चाहिए, और जितना वेस्टर्न वर्ल्ड में खर्चा होता है उसकी 1/10 कीमत पे, चाहे कोई कार्डियक केस है, कोई बाईपास है, या कोई न्यूरो सर्जरी है, और कोई हेपेटिक सर्जरी है, कुछ भी केस हो, हमारे देश के डॉक्टर उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डॉक्टर नरेश, अगर हम बात करें, हमारे देश के 24 से ज़्यादा एम्स हैं देश भर में और 22 की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में अगर हम बात करें उस लेवल की जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप कह रहे हैं कि एक डॉक्टर के सामने अगर 100 पेशेंट्स होंगे तो जाहिर सी बात है इलाज वक्त पर नहीं मिल पाएगा। ये तो अंडरस्टूड है कि हर कोई समझ सकता है, एक डॉक्टर के सामने 100 पेशेंट्स बिल्कुल भी नहीं संभल सकते। ऐसे में कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत लग रही है, कहाँ कमी लग रही है? क्योंकि हम कई बार ये तस्वीरें देख चुके हैं कि मरीज जाता है, खासतौर पर अगर हम गरीब तबके के मरीजों की बात करें, स्ट्रेचर भी नहीं मिल पाता और गोद में मरीजों को ले जाते हुए देखते हैं। कहीं ना कहीं ये चरमराती हुई है जो स्वास्थ्य सुविधाएं है, ये ऐसे संकेत दे रही है कि जो बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं वो खोखले हैं। देखिए, आप बाकी इंस्टीट्यूट की बात, तो बाकी जो एएम्स बन रही हैं कोई हिंदुस्तान में जगह जगह पे, वो वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे हैं, अभी पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुई है। मैं तो बात करूंगा सिर्फ ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की। हाँ। अगर उसकी बात की जाए, आप वहां जाके देखिए, वहां की लाइनें देखिए। नो डाउट इंस्टीट्यूट, ऑल इंस्टीट्यूट में दिल्ली में बेस्ट डॉक्टर्स है, बेस्ट टैलेंट है, बेस्ट सुविधाएं हैं, बट प्रेशर ऑफ वर्क कितना ज्यादा है। प्रैक्टिकली पूरे नॉर्दर्न इंडिया के पेशेंट्स वहां आते हैं, आज भी आते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आसपास वो अच्छी दूसरे प्रदेशों में, यूपी में, हरियाणा में, झज्जर में, लखनऊ में इंस्टीट्यूट खुलती जा रही हैं, लेकिन अभी उनका रम्मा होना बहुत जरूरी है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप इसका हाल देखिएगा तो आप देखिएगा कि अस्पताल के बाहर भी लोग टेंट लगा के बैठे होते हैं दिनों के लिए। अस्पताल के आसपास लोग किराए पे जगह लेके खड़े रहते हैं, वो खाने वाने का अपना छुटपुट इंतजाम करते हैं। कहने का मतलब वर्क प्रेशर डॉक्टर्स पे, वो किसी भी मेडिकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे लखनऊ हो, उसके लिए हमें कुछ न कुछ चैनलाइज करना पड़ेगा, सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक डॉक्टर के यहाँ इतने केस, इतने पेशेंट पहुंचने चाहिए, इतने वो डील कर सकता है, इतनों को वो संतुष्ट कर सकता है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये दुविधा रहेगी। बिल्कुल रहेगी। अब ऐसे में अगर हम रणनीति को लेकर हम बात करें, क्योंकि एक चार्ट बनाना पहले बेहद ज़रूरी है अगर मरीजों को ठीक करना है, क्योंकि कई सारे, जिस तरह से अभी हम बात ही कर रहे थे कि दिल्ली के एम्स को लेकर आपने बताया, एक लंबी लाइन दिखती है और ऐसा लगता है कि आज के वक्त में मरीज अपने इलाज का नहीं, मौत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मौतें होती जाती हैं ये बड़े सवाल खड़े करते हैं। अगर हम बात करें ज़रूरतों की, तो क्या क्या वो अहम ज़रूरतें हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो हॉस्पिटल में थोड़ी कम होनी चाहिए। सेम इज ट्रू फॉर नर्स पेशेंट रेशो ऑल्सो। सो मीन्स देखा जाए कि एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आसानी से देखे जा सकते हैं। वाई टू टॉक ऑफ बिगेस्ट, जो ये ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसके अलावा दिल्ली अलोन में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। LNGPN हॉस्पिटल भी है, सदर्न हॉस्पिटल भी है, GTB हॉस्पिटल भी है, और बड़े दीनदयाल हॉस्पिटल भी है। ये सब ओवरवर्क्ड हैं। तो सबसे पहले जितने पेशेंट्स वहाँ हमारी डॉक्टर्स मौजूद हैं, उस हिसाब से देखा जाए कि इस पेशेंट डॉक्टर को डेली के हमें 30 या 35 पेशेंट्स आसानी से देखे जा सकते हैं। उस हिसाब से काम किया जाए तो उस हिसाब से जो लेबोरेटरी की सुविधाएं हैं, जो हॉस्पिटल एडमिशन की सुविधाएं हैं, जो हॉस्पिटल ICU की सुविधाएं हैं, इन सबको बराबर आंका जाए। ये नहीं कि हाँ जी जितने मर्जी घुस जाओ, बिकॉज आप जानती हैं गवर्नमेंट में क्या होता है, इट इज फ्री फॉर ऑल, एनीबडी फ्रॉम कैन कम, नॉट ओनली इन एक पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जांपल दिल्ली, उसके वहां के पेशेंट आते हैं। इवन नेबरिंग के जो स्टेट्स के, चाहे वो हरियाणा के, चाहे यूपी के, चाहे पंजाब के, चाहे राजस्थान के, वो पेशेंट्स भी आ सकते हैं। तो इसके लिए सब खुला हुआ है। जब तक इसको आंका नहीं जाएगा, इसका पूरा बाकायदा डेटाबेस बना के तब हम ऐसी स्ट्रेटेजी, रणनीति तैयार करें, तभी हमारे पेशेंट्स खुश भी रहेंगे। और जो बार बार आप जिक्र कर रही है कि मौत का इंतजार कोई नहीं करता। आफ्टर ऑल सम अमाउंट ऑफ मोर्टेलिटी इन द सोसाइटी इज अ मस्ट, वो होनी है। तो अब एक कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें कोई डॉक्टर दोषी करार नहीं दिया जा सकता, हॉस्पिटल अथॉरिटी करार नहीं दी जा सकती। बट मैं समझता हूं कि हमारे बड़े देश में, इंडिया इज अ बिग कंट्री विद वास्ट टैलेंट एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर पावर। लेकिन मैं समझता हूं अगर थोड़ा सा हमारा हेल्थ बजट बढ़ जाए
तो इंडिया कैन बिकम ए मेडिकल सुपर पावर, जहां मेडिकल टूरिज्म अलोन से वी कैन अर्न बिलियंस ऑफ रुपीज। ये मैं हमारा देश का हर डॉक्टर, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये दावे से कह चुकी है कई बार कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन संभव आप जानती हैं जैसे कि हेल्थ और जो एजुकेशन है इन इंडिया, दे बोथ आर बिग प्रायोरिटीज। इनमें बढ़ावा दिया जाए तो इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर नरेश, अगर हम बात करें कंपैरिजन के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, और सबसे ज़्यादा ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, क्योंकि मरीजों की मारामारी, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, बड़े हॉस्पिटल्स में तो हम बात करते हैं कि लंबी लाइंस हमें वैसे ही है, हम दिल्ली की ही देख लें तो कई बड़े हॉस्पिटल्स जिनके बाहर लंबी लाइंस हम देखते हैं, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर मरीज जाते हैं वहाँ उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र ही क्यों ना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं हीलावाली भी देखी जाती है, इसको लेकर क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसमें सब सेंटर्स भी हैं, उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हैं, फिर उसके बाद सिटी हॉस्पिटल भी है, उसके बाद नंबर आता है बड़े हॉस्पिटल्स का या एम्स का। तो इसमें लेकिन आपका कहना कि छोटे सब सेंटर्स में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में सुविधाएं बहुत अच्छी क्यों नहीं होती, तो बात फिर वही की वजह आती है, बिकॉज ऑफ द लेस बजटरी आउटले। हर चीज सफर करती है। एक डॉक्टर को वहाँ समय दिया जाता है कि उसने 8 घंटे डेली गुजारने हैं। देखा जाए कहीं वहाँ पानी की सुविधा कम है, कहीं बिजली की सुविधा कम है, जो दूसरा स्टाफ है, जो फार्मासिस्ट है, जो नर्सिंग स्टाफ है, वहाँ कमियां नजर आती हैं, डाइट की कमी नजर आती है, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की कमी नजर आती है। तो इन सबको ऑगमेंट करने के लिए थोड़ा सिस्टम को और अच्छी ट्रेनिंग की जाए। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर राजेश भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन आपका जनतंत्र टीवी पर। मेरा सवाल आपसे ये कि भारत में हम एम्स को लेकर बात कर ले या फिर बड़े हॉस्पिटल्स को लेकर बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात की जाती है, इंतजामों की बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं चुस्त दुरुस्त नजर नहीं आ रही। अगर हम मरीजों को लेकर बात करें, हम दिल्ली के एम्स को ही लेकर बात कर ले, लंबी कतारें देखी जाती हैं, ऐसा लगता है मरीज इलाज का नहीं मौत का इंतजार कर रहे हैं, और कई मरीज ऐसे तो होते हैं कि उन कतारों में दम तोड़ देते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या बेहतरी कर सकते हैं, किस तरह से, और क्या क्या जरूरतें लग रही हैं? देखिए, जब भी आप ऐसे सवाल एज ए फोर्थ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट या जनतंत्र के चौथे खंभे के रूप में आप उठाते हैं और आप कह रहे हैं कि सुविधाएं ऐसी हैं या डिमांड ऐसी है और सुविधाएं ऐसी हैं, तो आपके पास कुछ पैमाना होना चाहिए। यू मस्ट हैव मेजरिंग यार्ड। मेजरिंग यार्डस्टिक जरूरी है, किस पैमाने से आप नाप रही हैं। अगर आप देखें कि 2007 के पहले और 2007 के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बाई वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सीरियल रिफॉर्म्स, मैं कुछ के नाम लूंगा, वो हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो बाद में कन्वर्ज हो गया और उसका नाम हो गया नेशनल हेल्थ मिशन। दूसरी चीज एक आई, उसका नाम है IPHS, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। तीसरी चीज एक आई वेरी रिसेंटली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। 1983 में स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी, अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति फिर से पार्लियामेंट ने प्रमलगेट किया है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो आप जब भी हम कोई एक सम्यक वैज्ञानिक मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब हमारे पास कोई पैमाना हो। वी मस्ट हैव मेजरिंग यार्ड बिफोर वी कैन मेक अ कंपैरिजन। तो अगर आप देखें कि पिछले 2, 4, 6, 8, 10, 12 साल में भारत सरकार, केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकार, इन सरकारों के द्वारा कितनी महत्वपूर्ण रिफॉर्मेटिव लैंडमार्क रिफॉर्म्स लाए गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन इज वन सच रिफॉर्म which has changed the entire landscape of health care delivery in the country। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के यूपी, जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की NHM है, उसका मैं कायाकल्प का असेसर हूँ। मैं अस्पतालों में, जिला चिकित्सालयों में, इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाता रहता हूँ और मैंने देखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, जो ठोस प्रयास किए गए हैं, जो सकारात्मक प्रयास किए गए हैं, इसका ट्रेमेंडस इम्पैक्ट मिला है। अगर आप आज एक चेकलिस्ट बनाएं कुछ पैमानों की और उस पर अस्पताल में दी जा रही सेवाओं का मूल्यांकन करें और इसके आप पिछले 10 साल पहले की उसी चेकलिस्ट से मूल्यांकन करें तो आपको दिखाई देगा या आप ये समझ पाएंगे
या जनता या कोई भी व्यक्ति ये समझ पाएगा कितनी प्रगति हुई है। इट हैज इम्प्रूव ट्रिमेंडसली, द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हैज इम्प्रूव ट्रिमेंडसली बाय वर्च्यू ऑफ द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ GDP, by virtue of the NHM, that's a combination of NRHM and NUHM, by virtue of implementation of the IPHS, Indian Public Health Standards. Further, there has been promulgation of the new health policy as well after more than a few decades. So मूल्यांकन जो है वो सम्यक होना चाहिए और इसके लिए एक पैमाना भी होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, मेरा एक सवाल और, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करने की आवश्यकता बताई जा रही है लगातार, और ये भी कहा जा रहा है कि 22 नए एम्स बनाए जा रहे हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। बेहतरी तो वाकई में देखी जा रही है, लेकिन कई सारी चीज़ें, ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो है बजट कम खर्च किया जा रहा है। इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? मैं फिर ये बात लाऊंगा, अगर आप देखें कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं और मेंबर कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम क्या है और वो मेंबर कंट्री की इकोनॉमी का टाइप क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, सर्विस इकोनॉमी है, इंडस्ट्री इकोनॉमी है, इकोनॉमिक, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ इकोनॉमी कंट्रीज, द कंट्री का जो प्राइमरी इकोनॉमी है वो क्या है, प्राइमरी रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो आप देखेंगे कि पिछले सालों में सरकार के प्रयास के द्वारा हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से होते हुए आज सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में इन कर गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है भारत जैसे देश के लिए, जो कभी जो पहले क्लासिफिकेशन था कि अविकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश में बहुत नीचे आता था, आज भारत की इकोनॉमी इज ए वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा जनसंख्या कितनी है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन है, हमारे यहाँ भी लिटरेसी, स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की ओर से उपलब्ध हैं, लेकिन जनता में जागरूकता का अभाव है। तो वो सोचते हैं कि जो हमारे सेक्टर में वहीं पहुंच जाएं, वो वहां नहीं जाना चाहेंगे जो गुणवत्ता की सेवाएं सरकार के द्वारा PSC, CSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दी जा रही है, वो नियरेस्ट चाहे वो एक अनट्रेंड क्वाकी क्यों नहीं वहां पहुंच जाती है पब्लिक। तो ये जनता में जागरूकता की भी कमी है, आबादी काफी बड़ी है, हमारी पर कैपिटा इनकम अमेरिका से डिफरेंट है। तो अगर आप एक समग्र मूल्यांकन करें कि हमारी इकोनॉमी का साइज क्या है, साइज ऑफ द इकोनॉमी क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, GDP क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है, NDP क्या है। सो इफ यू लुक एट ऑल दीज सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स एंड द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, बिकॉज मैं चिकित्सा क्षेत्र में काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, कि भारत देश में और उत्तर प्रदेश राज्य में जो चिकित्सा की सुविधाएं सरकारी 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम के द्वारा दी जा रही हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर, इसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक सुधार आया है। अभी रिसेंटली अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा चिकित्सक की संख्या बढ़ाना, ताकि जो WHO के नॉर्म है कि कितने आबादी पे कितने चिकित्सक होने चाहिए, हम वहां पे कम है, वी आर लैगिंग बिहाइंड। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट to make sure that gradually we reach to international benchmark. But for a country like India and for the the type of economy we have, the resources we have, it will take some time. Moreover, population is also increasing at the same time. अगर सरकार एक चिकित्सा सुविधा अच्छी क्वालिटी की एक मुहैया कराती है तो आबादी भी काफी बढ़ जाती है। तो बहुत सारे समग्र मूल्यांकन के लिए आपको सारे फैक्टर को देखना पड़ेगा और तभी एक सम्यक मूल्यांकन आप कर पाएंगे। अगर आप सारे फैक्टर को देखते हैं तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काफी रिफॉर्म्स किए गए हैं और इसके कारण क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस हेल्थ केयर डिलीवरी के लैंडस्केप पे आया है, जो दृष्टिगोचर होता है साइंटिफिकली भी। यू कैन डू इट बाय सर्वे, बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड चेकलिस्ट, देयर इज अ डेफिनेट इंप्रूवमेंट। मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर नरेश, आपके पास आना चाहूंगी। हम भारत में अगर बेहतरी की बात करें, आपने डॉक्टर राजेश को सुना ही होगा कि पिछले वक्त के अकॉर्डिंग अगर हम आज के कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखी गई। ये तो ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़े, और वाकई में ज़रूरत भी है, क्योंकि आपने जिस तरह से शुरुआत में कहा कि अगर एक डॉक्टर के सामने 100 पेशेंट्स होंगे तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि उन्हें बेहतर इलाज मिल पाए। अब अगर हम बात करें भारत में अस्पतालों की स्थिति की, क्योंकि ऐसे 62% अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बेड्स की संख्या बहुत कम है। बेड्स की संख्या को लेकर हम बात करें या फिर हम सुविधाओं को लेकर बात करें, काफ़ी बेहतरी देखी जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है। अब अगर हम कोरोना काल को लेकर बात करें या आने वाले वक्त को लेकर बात करें, किस तरह से निपट सकते हैं, क्या और बेहतरी देखी जा सकती है जिस तरह से आज हम वक्त देख रहे हैं?
अलग देखनी पड़ती है, इसमें नो डाउट वी आर बेटर देन व्हाट वी वर डेकेड बैक और 2 डेकेड बैक, एंड वी आर इम्प्रूविंग मोर और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आर बीइंग ओपन्ड। लेकिन आज भी सब जो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उन पे प्रेशर आज भी बहुत ज्यादा है। व्हाट टू टॉक ऑफ द टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स, इवन सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स पे भी प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसके लिए बात फिर वही की वजह जाती है, जो हमने किया वो अच्छा है, लेकिन हमें अभी काफी बेहतर करने की जरूरत है। उसकी शुरुआत कब कहां से होगी, उसकी जो पहली चीज है वो होता है जो हेल्थ बजटरी आउटलेट बढ़े, उसके बाद जो हमें जो हॉस्पिटल बनाते हैं उनका प्रॉपर चलाना, उनमें फैसिलिटीज प्रॉपर होना, एक डॉक्टर या पेशेंट की कितनी रेशियो होनी चाहिए बराबर हो। वो जब तक ठीक नहीं रहेगी तब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर हमेशा प्रेस्ड रहता है, तभी वो पूरी तरह से मरीज को संतुष्ट नहीं कर पाता की गुणवत्ता होने के बावजूद भी। इसको सुधारना। सेम इज ट्रू फॉर नर्सेज ऑल्सो, सेम इज ट्रू फॉर अदर फैसिलिटीज, same is true for medical equipment. I am a Delhi का doctor. Even in Delhi, many government hospitals which are जो कि 14-15 बेड के हॉस्पिटल हैं, LNJP हॉस्पिटल, Southern हॉस्पिटल, they are so pressed। एक एक्सरे मशीन पे जितने एक्सरे नहीं हो सकते उससे ज्यादा किए जा रहे हैं, एक अल्ट्रासाउंड मशीन जितने नहीं किए उससे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं जब तक हम अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधारेंगे तब तक हम मरीज को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। I am not trying to compare it with the Western standard or the best of WHO standards। हमें तो अपना जो कल था, कल से हमने अपने आज को सुधारना है। मैंने पहले भी दावा, डॉक्टर्स ऑफ इंडिया आर दी बेस्ट ऑन अर्थ, दे आर मोस्ट स्किल्ड, एजुकेटेड, और जो नए मेडिकल कॉलेज खुले जा रहे हैं उसमें भी हम पूरी कोशिश करें कि वहाँ क्वालिटी मेंटेन की जाए। इंडिया तो एक ऐसा कंट्री है, हमारे बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स भी यहाँ हैं, वो आज भी यहाँ क्वैक्स, जिसको कि हम नीम हकीम या अनएजुकेटेड डॉक्टर्स कहते हैं, क्वैक्स कहते हैं, वो आज भी बेइंतहा ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं इट हैज टू बी लिंक्ड विद द एजुकेशन प्लस गवर्नमेंट का जो आम लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, जब तक वो नहीं सुधरेगा और लोगों का हेल्थ एजुकेशन नहीं दिया जाएगा तो ये सब चीजें लिंक्ड हैं। इंडिया इज कमिंग अप, इंडिया इज ओपनिंग अप, हमें इंतजार करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे हम इसको बेहतर कर पाएंगे। वक्त तो चाहिए। डॉक्टर राजेश, अगर हम सक्षमता को लेकर बात करें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है इससे बड़ी भी चुनौतियां हमें झेलनी हो, तो किस तरह से सक्षमता बढ़ सकती है और कितना सक्षम है भारत? अगर आप नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एक सम्यक मूल्यांकन करें और उसकी तुलना आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 से करें, तो आप देखेंगे कि भारत सरकार ने हमारे देश के वर्तमान स्वास्थ्य की जो रिक्वायरमेंट है हेल्थ सर्विसेज की और आगे आने वाले दशकों में जो रिक्वायरमेंट होगी, उसको देखते हुए एक पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन दिया है जिसमें क्लियरली डिफाइन किया है कि हमारा फोकस कितना होगा टर्शियरी केयर पे, कितना होगा सेकेंडरी केयर पे और कितना होगा प्राइमरी केयर पे। पहली बात यह है। दूसरी बात, उसमें मानव संसाधन कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट करने की बात की गई है, जिसमें ये कोशिश की गई है कि इन्हें फेज वाइज मैनर, चरणबद्ध तरीके से हर जिले अस्पताल जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हर राज्य में, उनको मेडिकल कॉलेज चिकित्सा महाविद्यालयों में कन्वर्ट किया जाए, और ये हो रहा है और ये काम उत्तर प्रदेश सरकार काफी तेजी से कर रही है। ठीक है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी एक नियामक बॉडी बनाई है, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई है। आज तक ये एक अनियंत्रित क्षेत्र था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैरामेडिकल एजुकेशन इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोलैटरल ऑफ द मेडिकल हेल्थ केयर डिलीवरी और हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी। तो पैरामेडिकल मैन पावर की जो संख्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको करने के लिए देश में, प्रदेश में डिफरेंट लेवल पे मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कॉलेजेस की स्थापना की जा रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि डिफरेंट मेडिकल कॉलेज, जो पुराने मेडिकल कॉलेज थे, उसमें स्नातकोत्तर और MBBS, MD/MS या DMCH की सीटों में बढ़ोतरी की जा रही है। नए नए हॉस्पिटल्स को जो मानक के अनुरूप हैं उनमें DNB कोर्सेज प्रारंभ करने की अनुमति दी जा रही है। तो सरकार की ओर से एक बहुत ही सम्यक, सुविचारित, चरणबद्ध योजना बनाई गई है, और इसका जो योजना बनाई गई थी पहले, उसका परिणाम आज परिलक्षित हो रहा है, और जो योजनाएं बनाई गई हैं और अभी लागू की जा रही हैं उसका परिणाम भी दृष्टिगोचर होगा। इसके साथ ही ये मानना भी जरूरी है कि हमारे
हमारे देश की आबादी काफी ज्यादा है बिल्कुल। और संसाधन कम है। आप पर कैपिटा इनकम अगर देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे पर कैपिटा इनकम स्वीडन में, यूएस में क्या है और हमारे यहाँ क्या है। बिल्कुल, तो आप यकायक उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए डॉक्टर राजेश, थोड़ा वक्त का अभाव जिसकी वजह से हमें चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नरेश, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो हाल है बेहाल, स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से बेहतर होंगी, थोड़ा सा वक्त देना जरूरी है क्योंकि सरकार की तरफ से अपनी कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम भी जागरूक हों ताकि जो सुविधाएं, योजनाएं बनाई जा रही है वो हमें पता चल सके और उनका सीधा लाभ हम ले सकें। साथ ही थोड़ा सा वक्त देने की भी जरूरत है। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।